हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी की पाठशाला में स्वागत है। जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करेंगे। आज हम लोग यूपीएसआई और जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी दृष्टि से हमने भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, तो जिनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन के बारे में प्रायः सभी लोगों को विदित होगा कि पाषाण काल को साक्ष्यों या उपलब्ध सामग्री के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पाषाण काल जो है इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाषाण काल जो है इसको साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो वो 3 काल हैं। पहले को कहा जाता है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पाषाण काल को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा बी, 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। तो जिसमें पूछा गया है कि वृहद स्नानागार क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें विकल्प दिया गया है लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो वृहद स्नानागार और जो इस सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो जो स्थल है यह सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है, सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। यह इस सभ्यता का सबसे आधुनिक नगर हुआ करता था, आधुनिक नगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के रचयिता कौन हैं। तो ऋग्वेद जो है इसमें जो मूल मंडल है वो 2 से 7 हैं। 2 से 7 मंडल को ही मूल मंडल या मेन जो मंडल है उसे कहा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि षष्ठ मंडल के रचयिता कौन हैं। तो षष्ठ मंडल के रचयिता जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि 2 से 7 के क्रम में कौन कौन से रचयिता हुए हैं या कवि हुए हैं। तो सबसे पहले 2 में मिलते हैं ग्रत्समन, विश्वामित्र, तीसरे हो गए विश्वामित्र, चौथे हैं वामदेव, पांचवें हैं अत्रि, षष्ठ हैं या छठवें हैं भारद्वाज, और 7वें हैं वशिष्ठ। तो ये ऋग्वेद में 7 मूल मंडल हैं, तो जिनके रचयिता हैं ग्रत्समन, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ। शेष जो मंडल हैं उन्हें बाद में जोड़ा गया है, जैसे पहला मंडल, 8वां मंडल और 9वां मंडल। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के रचयिता कौन हैं। तो ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। तो सही विकल्प हो जाएगा ए, भारद्वाज। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसे याद किया जाता है ग्र, वि, वा,
अभाव, ग्रविवा अभाव शब्द से इन रचयिताओं को याद रखा जाता है। तो ग्रा से हो जाता है ग्रसमद, वी से हो जाता है विश्वामित्र, वा से हो जाता है वामदेव, आ से हो जाता है अत्रि, भा से हो जाता है भारद्वाज, वा से हो जाता है वशिष्ठ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो जैन धर्म में मुख्यतः 24 तीर्थंकर मिलते हैं, तो जिनके द्वारा जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया गया, तो उसमें 24 तीर्थंकर थे। तो सबसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और आदिनाथ। तो जो महावीर हैं ये हैं 24वें तीर्थंकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, और इसी प्रकार से आदिनाथ को ही कहा जाता है ऋषभनाथ या ऋषभदेव। तो ऋषभदेव ही जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभ देव। तो ऋषभ देव का एक नाम मिलता है आदिनाथ। आदिनाथ जो है ये ऋषभ देव ही है। तो ऋषभ देव को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यही जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जैन धर्म से ही संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म में कुल कितने संप्रदाय हैं। तो जैन धर्म में मुख्यतः 2 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। तो जैसे एक है दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर। एक है दिगंबर और दूसरे होते हैं श्वेतांबर। तो श्वेतांबर जो होते हैं ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म में कुल कितने संप्रदाय हैं। तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो बौद्ध धर्म में कई संगीतियों का आयोजन हुआ था उससे संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगीति जो प्रथम थी इसका आयोजन राजगीर में सप्तकर्णी जो गुफाएं हैं, सप्तकर्णी की जो गुफाएं हैं वहां पर इसका आयोजन हुआ था। सप्तकर्णी गुफाओं में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय मगध का शासक हुआ करता था, अजातशत्रु शासक था, अजातशत्रु, और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बौद्ध धर्म से ही संबंधित दिया गया है, भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में किया गया है। तो भगवान जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने या उनके जो जानकारी के 3 स्रोत मिलते हैं पिटकों के माध्यम से, उनमें 3 पिटक महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुप्त पिटक। तो सुप्त पिटक जो है इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है। इसी प्रकार से जो विनय पिटक है इसमें आचार या नियमावली, बौद्ध धर्म से संबंधित नियमावली प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो ये सुप्त पिटक है इसमें भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जनपदों से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उनमें सूरसेन भी एक जनपद होता था। तो सूरसेन जो जनपद है, सूरसेन जो महाजनपद है ये मथुरा वाले क्षेत्र में हुआ करता था, मथुरा। तो इसकी राजधानी थी मथुरा। विकल्प इसमें दिया गया है, डी विकल्प में दिया गया है मथुरा। सुक्तिमती जो थी ये होती थी चेदी वंश की राजधानी। इसी प्रकार से महिष्मती जो थी ये उज्जैनी की राजधानी हुआ करती थी, या उज्जैन जो महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी। इसी प्रकार से चंपा जो है ये वर्तमान में
बिहार का मुंगेर और भागलपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अंग महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो सही विकल्प हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है गणराज्यों से संबंधित। तो जो महाजनपद काल था उस समय कई गणराज्यों का भी विकास हुआ था, तो जिसमें नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में, मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र में, गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल का जो क्षेत्र था, इसी प्रकार से कुशीनगर स्थित पटरौना क्षेत्र थे, तो यहाँ पर गणराज्यों का प्रभाव पाया जाता था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रामग्राम के जो कोली थे इनका जो गणराज्य था वो किस क्षेत्र से संबंधित था। तो इनका रामग्राम के कोली जो हैं इनका गणराज्य संबंधित था गोरखपुर जिले में रामगढ़ ताल जो क्षेत्र है वहाँ पर रामग्राम के कोलियों का गणराज्य स्थापित था। तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगीर में हुई थी, राजगीर प्रथम हुई थी, राजगीर द्वितीय हुई थी वैशाली में। पहले वाले में तो हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। वैशाली जो था इसकी ये हुई थी यहाँ पर दूसरी बौद्ध सभा, दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय शासक था कालाशोक और अध्यक्ष था उस समय सर्वकामी। इसी प्रकार से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्य ने। मोगलीपुत्र तिस्य ने इस संगीति सभा की अध्यक्षता की थी और इस समय का शासक था अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति मुख्यतः हुई थी जो बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान संप्रदाय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसके समाधान के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हर्यक वंश से संबंधित क्वेश्चन है। तो हर्यक वंश का संस्थापक पूछा गया है। तो हर्यक वंश का वैसे तो संस्थापक माना जाता है बिंबिसार जो है इसके पिता को, किंतु जो वास्तविक संस्थापक था वो बिंबिसार को माना जाता है। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बिंबिसार ए। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, बिंबिसार, बिंदुसार, उदयन और जरासंध। तो बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था तथा ये अशोक का पिता था। बिंदुसार अशोक का पिता था और ये जो प्रथम बिंबिसार है तो बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु का पिता जो था बिंबिसार, यही हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो इतिहास में कई ऐसे वंश मिलते हैं जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु करके ही सत्ता को हथिया लिया था या सत्ता प्राप्त की थी। तो उसमें सबसे पहले नाम मिलता है हर्यक वंश का। हर्यक वंश के जितने भी शासक हुए उन्होंने लगभग अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। तो हर्यक वंश को कहा जाता है पितृहंता वंश के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख से मिलता है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं 11, 12, 13 और 14। जो अशोक का 13वां शिलालेख है, 13वां वृहद शिलालेख है, तो इसमें अशोक ने वर्णन किया है कि उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। इसी युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा की नीति अपना लेता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। बौद्ध
धर्म को स्वीकार कर लेता है इसी युद्ध के बाद अशोक। तो जो 13वां शिलालेख है उसके माध्यम से कलिंग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है सिकंदर से संबंधित है। तो सिकंदर जो था ये फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैसेडोनिया जो राज्य था यूरोप का, वहाँ पर इसका शासक हुआ करता था। तो इसने साइरस जो हकमनी साम्राज्य हुआ करता था ईरान में, तो उसको पराजित करके ये भारत की ओर प्रवेश किया था या भारत की ओर प्रस्थान किया था। तो ये भारत खैबर दर्रा को पार करके भारत पहुंचा था। खैबर दर्रे को पार करके सिकंदर भारत पहुंचा था, तो जिसमें हिंदू कुश क्षेत्र के शासकों ने इसकी मदद की थी। तो जिसमें प्रमुख था आम्भी। आम्भी ने सिकंदर की भारत आगमन में मदद की थी तथा जो पोरस राजा था झेलम नदी के तट पर इसकी उससे लड़ाई हुई थी। पोरस राजा के साथ इसकी लड़ाई हुई थी तथा जो आम्भी था, आम्भी ने इसकी मदद की थी। और भारत में उस समय घनानंद का शासन हुआ करता था। घनानंद की विशाल सेना को देखकर सिकंदर की जो सेना थी भयभीत हो गई और उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। तो इसी वक्तव्य में कहा जाता है कि जो कभी न हारा औरों से वो आज स्वयं से हार गया। तो ये सिकंदर के बारे में ही कहा जाता है कि वो जब कभी किसी से नहीं हारा किंतु अपने सैनिकों से ही वो हार गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सिकंदर ने किस दर्रे को पार कर भारत में प्रवेश किया था। तो खैबर दर्रे को पार करके सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर ने भारत अभियान में किस भारतीय राजा से सहायता प्राप्त की थी या किस भारतीय राजा ने सहायता की थी। तो सिकंदर की सहायता की थी आम्भी ने। आम्भी जो था इसने सिकंदर की भारत आगमन में मदद की थी तथा ये जो पोरस राजा था इसके साथ सिकंदर की झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था तथा सिकंदर ने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में 2 शहरों की स्थापना की थी। और घनानंद जो था उस समय इसका समकालीन था जो मगध का सम्राट हुआ करता था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री था। तो सम्राट अशोक के प्रधानमंत्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जिसमें विकल्प दिए गए हैं, ए दिया गया है चाणक, बी दिया गया है खल्लाटक, तीसरा दिया गया है राधागुप्त, चौथा दिया गया है विष्णुगुप्त। तो जो चाणक था, चाणक तो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये प्रधानमंत्री हुआ करता था। इसी प्रकार से खल्लाटक और विष्णुगुप्त जो थे ये उदयन के समय ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जो राधागुप्त ये अशोक के समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री था। सम्राट अशोक का प्रधानमंत्री था राधागुप्त। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश था वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने जो इनके 5 पहले शिष्य बने थे, ऋषिपत्नम या मृगदाव जगह पड़ती है सारनाथ में, तो वहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन में किंतु पूछा जा रहा है भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो भगवान गौतम बुद्ध ने अवध की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, तो श्रावस्ती शहर में ही भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। किंतु जब प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सर्वप्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सारनाथ में जगह पड़ती है ऋषिपत्नम, उसी में एक जगह है मृगदाव। तो मेन जगह है मृगदाव जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। और ये कपिलवस्तु के शाक्य क्षत्रिय के रूप में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस कलिंग शासक ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो पुष्यमित्र जो शुंग था ये मौर्य वंश को समाप्त करके इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश को इसने समाप्त किया था। किंतु पुष्यमित्र शुंग को कलिंग शासक खारवेल ने
पराजित किया था? खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो संगम साहित्य प्राप्त होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, शिलप्पादिकारम ग्रंथ के रचयिता है। शिलप्पादिकारम ग्रंथ के रचयिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, करिकाल, इलंगो अदिगल, कोवलन और सेनगुट्टवन। तो जो करिकाल था उस समय चोल सम्राट हुआ करता था, चोल वंश का ये राजा हुआ करता था। उसका पुत्र था इलंगो अदिगल। तो इलंगो अदिगल जो था करिकाल का पुत्र था, इसी ने ही शिलप्पादिकारम की रचना की है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। चेर राज्य का विस्तार किस राज्य में था? तो चेर जो राज्य था इसके विस्तार से संबंधित क्वेश्चन है। तो चेर मुख्यतः जो आधुनिक केरल वाला क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार पाया जाता था। तो विकल्प दिए गए हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा केरल। तो केरल वाला जो क्षेत्र था यही चेरों की प्रशासन का क्षेत्र हुआ करता था। तो ये हो गया हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम लोगों ने किया। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो वनडे एग्जाम है, साथ ही साथ यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम हैं उसमें भी इन प्रश्नों से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।